दाऊद इब्राहिम के ही किसी एड एकम्प्लिस आपने गिरफ्तार किया था, उस पर एक्शन लिया था, जहां पे एक बहुत बड़ी गोल्ड स्मगलिंग हो रही थी। तो ये केस क्या था, क्या इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? बिकॉज ये बहुत ही जोखिम भरा केस साउंड करता है। देखिए अगेन गौरव जी, ये जो नाम, ये बेसिकली गैंगस्टर्स, ये बेसिकली क्रिमिनल्स हैं, बड़े लो प्रकार के क्रिमिनल्स हैं। तो इनको हम लोग ही नाम ले लेके बड़ा बनाते हैं बेसिकली। दीज आर पीपल हु हैव स्टार्टेड देयर करियर बाय पिक पॉकेटिंग। सो इनको हीरो हम लोग नहीं बनाना चाहें, और इसके लिए मैं इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देता हूँ और इनको एक्नॉलेज भी नहीं करता हूँ मैं। सेकेंडली, येस देयर वाज अ केस, जो आपने गोल्ड का बेसिकली जो केस का है 2019, आई रिमेंबर डोंगरी में वी हैड कॉट अराउंड 185 kgs ऑफ गोल्ड, अराउंड 70 करोड़ उसकी वैल्यू होगी। सो इट वाज रन बाय एन इंटरनेशनल कार्टेल अक्रॉस यूएई, पाकिस्तान एंड इंडिया बेसिकली। ये गोल्ड गैंग ने अराउंड 4000 किलो इंपोर्ट किया था 1.5 साल में। 4000 टन, 4 टन्स बेसिकली। तो डोंगरी में यस देवर, इट वाज अ सेलिंग पॉइंट, फ्री फॉर ऑल, ओपन फ्ली मार्केट जैसे बेच रहे थे, विच माई टीम सक्सेसफुली रिस्किंग द लाइफ कॉट ऑल्सो, एंड दैट वाज आई सपोज वन ऑफ द बिगेस्ट सीजर्स इन लास्ट 50 years. And again, nobody is interested in, nobody knows also कि our team and we were doing that. People are more interested in what grams I caught, what so-called celebrities I caught. सो डेफिनेटली इस केस को लेकर, मतलब ये जो अरेस्ट हुए थे, आपको बहुत सारे थ्रेट्स या थ्रेट कॉल्स आए रहेंगे, तो क्या गौरव क्या जी आए देखिए, थे? ये तो बहुत ही परसिस्टेंट, दीज थिंग्स आर वेरी हैबिट हो गई अभी इन चीज़ों की। बेसिकली ये तो कंटिन्यूसली आते ही रहते हैं, वो टाइम पे भी आते थे, एंड एज अर्ली एज 2-3 महीने पहले भी आए हुए हैं। कभी बांग्लादेश से थ्रेट्स आते हैं, कभी पाकिस्तान से आते हैं, कभी यूएई से आते हैं। एंड ये लोग इतने कायर होते हैं कि ये मेरी वाइफ को भी कभी कभी फ़ोन पे थ्रेट देते हैं पाकिस्तान से, बच्चों को हार्म करने का थ्रेट देते हैं। तो मैं तो सक्षम हूँ उनसे लड़ने के लिए। बट जो व्यक्ति अगर एक औरत और बच्चे को धमकी देता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड देयर लेवल, इनकी कायरता का। देखेंगे भाग्य में क्या लिखा है, और सक्षम हूँ अपने फैमिली को बचाने के लिए और फेस करने के लिए इनको। सो एनसीबी में इतने सालों तक काम करने के बाद, इतने हाई प्रोफाइल केसेस, ड्रग स्मगलर्स, ये सब, तो आपका एक जनरल ओवरव्यू इंडिया को लेके क्या है? इंडिया में ड्रग प्रॉब्लम कितनी सीरियस है? क्या फॉरेन कंट्रीज, अगर हम बात करें यूके, यूएस, क्या उनसे ज़्यादा सीरियस है, या उनके लेवल की है, या उनसे कम है? और ये जो पूरा जो ड्रग का कार्टल या नेक्सस है, ये आपके एक्सपीरियंस में कैसे काम कर रहा है? देखिए गौरव जी, ये जो भारतवर्ष बेसिकली, अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बिकम अ कंजम्पशन एज वेल एज ट्रांजिट पॉइंट। ये इतना फैल गया कि कभी भी आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को या फिर माननीय गृह मंत्री जी को सुनेंगे, तो ये ड्रग्स के बारे में काफ़ी गंभीरता से बात करते हैं। 2 इश्यूज है, टेररिज्म और नार्कोटिक्स। अगर टेररिज्म नार्कोटिक्स साथ में मिलता है, उससे एक बहुत ही डेंजरस कॉकटेल बनता है, जिसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। यानी यही पैसे भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए यूज होते हैं, जो नार्कोटिक से जनरेट होते हैं। कई प्रकार के ड्रग्स हैं जो विदेश से भारत में आते हैं, और कई प्रकार के ड्रग्स ऐसे हैं जो भारतवर्ष में इलीगली बन के विदेश में जाते हैं। कुछ ड्रग जैसे कि हीरोइन, ये फिर मिडिल ईस्ट या अफगानिस्तान में यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। मिडिल ईस्ट के थ्रू, ईरान के थ्रू ये फिर अपने बॉर्डर्स पे आते हैं, सी बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स, ये सब आते हैं, एंड बड़े पैमाने पे आते हैं। कुछ जगह पे इनकी कंजम्पशन भी होती है, कुछ जगह भारत के आगे से ट्रांजिट पॉइंट पे पहुंचाए भी जाते हैं। सो दीज आर हैविंग कनोटेशंस ऑफ नार्को टेररिज्म बेसिकली, विच इज़ वेरी हार्मफुल। जब भी अभी बेसिकली क्या है कि जब मैं चेन्नई में कार्यरत हूँ, तो सैटरडे संडे मैं नशा मुक्त की अभियान चलाता हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ। तो वहाँ पर मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप जब ड्रग्स खरीदते हैं, बच्चे जो कोई भी पीड़ित है, जब भी ये नशे करते हैं, तो यही पैसे शत्रु राष्ट्र के पास जाते हैं, और यही पैसों से हमारे आर्मी, हमारे पुलिस, हमारे सिटीज़ और हमारे स्टेट्स में अटैक्स होते हैं। तो हमें इस चीज़ का भाग बनना है क्या? शुड वी कंट्रीब्यूट फॉर द स्पॉइलिंग आवर ओन नेशनल सिक्योरिटी? ये प्रश्न आप अपने बच्चों से पूछिए और अपने आप से पूछिए। सो इट इज़ सो सीरियस। और गौरव भाई, अगर हम आज नहीं इसे रोकेंगे, तो 10 या से 15 सालों में ये हाथ के बाहर चले जाएगा हमारे, और ये घर घर की कहानी बन जाएगी। फिर हमें हमारा राष्ट्र क्या नशेड़ी, गंजेड़ी, हमें ऐसा चाहिए कि हमें हमारा राष्ट्र भक्कम और स्ट्रांग चाहिए।
मुझे तो मेरा राष्ट्र स्ट्रांग चाहिए, तो इसके लिए इसे आज ही रोकना है। एक मैंने अपने लेवल पे कोशिश की है, एक छोटी सी कोशिश पहल की थी रोकने की। अभी बड़े पैमाने पे बहुत सारी एजेंसीज है, ये भी रोकने की बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बड़े सीजर्स कर रहे हैं। तो ज़रूर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसे सीरियसली लेके रोकना चाहिए अभी, और कर रहे हैं लोग बेसिकली। So there is a big elephant in the room basically. वो यही है, न्यूज़ मीडिया में बहुत सारे नैरेटिव्स फैल रहे हैं चीज़ों के बारे में कि अलग अलग स्टोरीज पेडल हो रही है अलग अलग साइड से। आर्यन खान केस के बारे में, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। सो बेसिकली मतलब ये एक ब्यूरोक्रेट के लिए, एक ऑफिसर के लिए, मतलब शाहरुख खान से एक तरीके से मेस कर देना एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है, राइट? और यहाँ पे आपने वो केस आर्यन खान के खिलाफ किया बेसिकली, मतलब आप उसमें इन्वॉल्व हुए। तो उस दिन हुआ क्या था, क्या आप कुछ बता सकते हैं उस बारे में कि सच्चाई क्या है? गौरव जी, सबसे पहले ये जो आपने कहा एलिफेंट इन द रूम, तो आई डोंट अग्री विद दैट। आई वुड कॉल इट एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑफ माई केसेस। बेसिकली शायद मेरे करियर का सबसे छोटा केस होगा जो आपने मेंशन किया अभी। और सेकेंडली, मैं उस केस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ। मेरा स्पीकिंग विद गुड पब्लिक, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम स्पीकिंग अबाउट दैट केस। थर्डली, मैटर क्योंकि कोर्ट में सब जुडिस है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। भले ही दर्शकों को या बहुत सारे जब भी मैं इंटरेक्शन करता हूँ तो ये सवाल मुझे पूछा जाता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नाइदर आई एम स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग, नाइदर मैं कोई बात को छुपाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो भारत की न्याय प्रणाली है उसका बहुत सम्मान करता हूँ, तो उसके कारण मैं कुछ चीज़ें बोल नहीं सकता, बिकॉज आई हैव गिवन एन एफिडेविट इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट कि आई विल नॉट स्पीक अबाउट द केस। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, शेयर भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन देयर इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर विच आई कैन नॉट डिस्कस। लेकिन भगवान से एक प्रार्थना ज़रूर करता हूँ कि वंस दिस इज सॉल्व्ड और वंस एनी आउटकम इज़ देयर, भगवान से ये इच्छा होगी कि फिर से आपके सामने बैठ के ये संक्षिप्त में और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँ आपसे मैं। सो बेसिकली ये मामला अभी कोर्ट में ही चल रहा है, बिल्कुल राइट? और इसके बारे में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। ओके। सो अभी ऑब्वियसली मतलब आपको एक मेंटल लेवल पर ये चीज़ों ने कहीं ना कहीं अफेक्ट किया ही होगा, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन, जैसे मैं परसीव कर पा रहा हूँ कि डेफिनेटली बहुत प्रेशर आया होगा, बिकॉज उसके बाद से बहुत सारे केसेस आप पर होना स्टार्ट हो गए और 9 एजेंसीज आपके पीछे ऑल ऑफ अ सडन पड़ गई, राइट? तो अब वो भी मामला चल रहा है कोर्ट में कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है करके। सो अभी कोई कुछ बोल नहीं सकता कौन सही है कौन गलत है, बट ये सब चीज़ों का मेंटली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? गौरव जी, देखिए, मैं मैं तो एक बहुत, जैसा मैंने आपसे कहा है कि आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन। जब हमारे भगवान श्री राम पे आरोप लग सकते हैं तो मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। जब हमारी माता सीता पे आरोप लग सकता है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बेसिकली। दूसरी बात है, अगर मैं ये प्रेशर झेल नहीं पाया तो अगेन मेरा यूनिफॉर्म पहनने का कोई फ़ायदा नहीं फिर। तीसरी बात है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप, मैं इसे एक टेंशन नहीं, मैं इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखता हूँ। आई हैव वेरी लेस एंटरटेनमेंट इन माई लाइफ। मुझे मैराथन का भागने का बहुत शौक है और हिस्ट्री का काफ़ी शौक है, पढ़ने का काफ़ी शौक है। तो हिस्ट्री पढ़ने का फ़िलहाल टाइम नहीं होता है, सो दिस इज़ एन एंटरटेनमेंट फॉर मी। एंड ठीक है, सबको इन्वेस्टिगेट करने का दायित्व है, सबको हक है इन्वेस्टिगेट करने का। अभी तक मेरे ख्याल से 8-9 एजेंसीज कुछ हुई है। यस, और सब बड़े बड़े भी इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, अगर और भी ईडी, हाँ, अगर और भी कोई अगर बाकी हो तो आई विल बी हैप्पी टू फेस देम एंड टू सेटिस्फाई देम। सो ये मतलब इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन ये 2021 के आसपास, 21-22 के आसपास ये सारी आई थिंक इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग। बेसिकली मैंने तो मेरी 18 साल की सर्विस हुई है, काफ़ी प्रेशर्स भी देखे हैं। आई डोंट टेक प्रेशर्स ऑल्सो। स्टार्ट में थोड़ा लगता था, लेकिन उसके बाद में तो हैबिट हो गई थी एंड इट डजंट अफेक्ट मी एनी मोर। बट ये ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि आफ्टर अ पर्टिकुलर एक्शन
suddenly, these things happen. So all the good work of 18 years, what you do, suddenly you feel somewhere non-recognized, yeah, but I don't care about it. मुझे सिर्फ 2 जन को आंसर देना है, उत्तर देना है. एक तो मेरी राष्ट्र माँ को और एक जिसने मुझे जन्मा है उसे. और बाकी का I don't bother about anything. I'm there to fight and I will fight till the last breath of my life. So basically like अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में ही लोग आप पे केस डाल दे रहे हैं, तो ये चीज़ मतलब मेरे ओपिनियन में काफ़ी शैटरिंग है. और फिर उसके बाद बहुत सारे और केसेस आते हैं. तो डेफिनेटली एक ब्यूरोक्रेट, एक ऑफिसर के कंधों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, राइट. बट उसको हैंडल करना, सही से हैंडल करके अपने काम के तरफ फोकस रखना, आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. देखिए, चैलेंज भी होता है एंड दूसरी बात है कि वो टाइम पे योर ओन स्ट्रेंथ. देखिए गौरव जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल पे कि जब व्हेन योर कॉन्शियस इज क्लियर, जब आपको पता है कि आपने गलत किया नहीं, तो कितनी भी प्रेशर्स आने दो, कितनी भी चीज़ें आपके सामने आने दो, आप हिलेंगे भी नहीं. तो इसके लिए मैं आज भी आपके सामने बैठा हूँ और आज भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपकी आंखों में आंखें डाल के. बिकॉज ना ही मुझे किस चीज़ का डर है, ना ही मुझे किस चीज़ का भय है, और ना ही मुझे किस चीज़ का मलाल भी है, और ना ही किस चीज़ का अफसोस है मुझे. आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग. सो अगर आगे भी आपको ऐसा ही मौका मिलेगा कि जहाँ पे आप जो भी आपने रैकेट्स को बस्ट किया, जिन भी लोगों पे आपने आरोप लगाया, तो आपका प्लान ऑफ एक्शन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे कोई चीज़ का अफसोस नहीं, कोई चीज़ का मलाल नहीं. अगर कोई अपॉर्चुनिटी गिवन अगेन है, मैं अगेन वही चीज़ करूँगा. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. इंडल्ज एंड एंजॉय.